हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि फंडामेंटल राइट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनमें किस टाइप के कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट को समझने से पहले हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि फंडामेंटल राइट के अलावा भी और भी अधिकार होते हैं। तो अधिकारों को अगर बात करें तो देश में 4 प्रकार की कैटेगरी में अधिकारों को बांटा गया है। जो फर्स्ट काइंड ऑफ राइट्स होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? संवैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान में भाग 3 के अलावा कहीं और लिखे हुए हैं। जैसे आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी होता है, ये संविधान में लिखा है लेकिन भाग 3 में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या संवैधानिक अधिकार कहते हैं। इसी टाइप के कई अधिकार हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का पार्ट होते हैं। सेकंड की बात करें तो फंडामेंटल राइट वो अधिकार होते हैं जो संविधान के भाग 3 में कहीं लिखे हुए हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में और आगे की कुछ क्लासेस में। अब तीसरे प्रकार के जो अधिकार हैं वो होते हैं स्टैट्यूटरी या लीगल राइट्स। हिंदी में इसको सांविधिक या कानूनी अधिकार भी कहते हैं। ये एक ऐसे अधिकार होते हैं जिनको हमारी पार्लियामेंट के थ्रू एक कानून में परिवर्तित किया गया है। जैसे एमजी नरेगा, जिसको मनरेगा कहते हैं, FSA फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये वो कानून हैं जो हमारी लोकसभा राज्यसभा ने बिल पास किया और राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिया, तो ये कानून बन गया। तो ऐसे अधिकार सांविधिक या कानूनी अधिकार कहा जाते हैं। चौथे प्रकार के जो अधिकार हैं वो होते हैं ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार। मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं ह्यूमंस के जो डिग्निटी के साथ जीवन को यापन करने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार का अधिकार। होमोसेक्सुअलिटी, ये भी एक ऐसा अधिकार है जो ह्यूमन राइट्स में काउंट किया जाता है। तो अब हमने अभी क्या कवर किया है कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये हमने बस पढ़ा है। अब हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो है मौलिक अधिकार, जिसके बारे में हम शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को एडॉप्ट किया गया है हमारे देश में। और जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में लिखे गए हैं। दोस्तों, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है एग्जाम्स में। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये मौलिक अधिकार इन्फोर्सेबल होते हैं कोर्ट में। इसका मतलब ये है कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या इनके कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, तो जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। इसीलिए इनको इन्फोर्सेबल कहा जाता है, मतलब प्रवर्तनीय, जिनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस किया जा सकता है या लागू कराया जा सकता है। ऐसे मामलों को प्रवर्तनीय या इन्फोर्सेबल कहा जाता है। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आते हैं। जो अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, ये 5 जो आर्टिकल हैं वो एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। विदेशी लोगों को ये नहीं मिलते हैं। मतलब जो विदेश के लोग हैं जो भारत में आकर इन 5 आर्टिकल की मांग नहीं कर सकते। अब ये 5 आर्टिकल होते क्या हैं, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 16, 19, 29, 30 क्या कहता है, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे की क्लास में। तो लेकिन अभी हमें याद रखना है कि ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं
दूसरे नागरिकों को नहीं मिलते। इनके अलावा जो दूसरे हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 17 है, ये जो बचे हुए रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं 12 से 35 के बीच में, वो भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट में, अमेंडमेंट ओनली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब अगर मौलिक अधिकार के किसी प्रोविजन में कोई भी चेंजेस करना है पार्लियामेंट को, तो वो केवल और केवल विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी क्या होती है, इसके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर हैं उनके टोटल मेंबर्स का 2/3 मतलब 2/3, मतलब कि अगर लोकसभा में 550 पर्सन्स हैं अपॉइंट होके आए हैं, तो उसका टोटल कैंडिडेट का 2/3 कैंडिडेट जब उस बिल को पास करेंगे तभी वो बिल पास होगा उस सदन से। इसको स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी भी वैसे 3 प्रकार का होता है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जब हम आगे की क्लासेस में समझेंगे मेजॉरिटी कितने टाइप की होती है और कोई भी बिल कैसे पास होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें फुल डिटेल में हो जाएंगी। तो समझ में आया हमने क्या पढ़ा अभी? मौलिक अधिकार के बारे में बेसिक बातें समझी। अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में मेंशन किए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, और ये इन्फोर्सेबल होते हैं, मतलब कोर्ट में इनको केस फाइल किया जा सकता है। आर्टिकल जो 5 आर्टिकल्स हैं ये केवल इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, और अमेंडमेंट इनमें जो किया जाएगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट कैन अमेंडमेंट इन एनी फंडामेंटल राइट। केवल और केवल जो पार्लियामेंट है मीन्स लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट साहब, ये ही मिलकर किसी भी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट या चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस मैटर को कि फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंजेस या अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम 1951 में। इसको लेके गए थे मिस्टर शंकरी प्रसाद। जब ये कोर्ट में लेके गए तो कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अमेंडमेंट किया जा सकता है, मतलब पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 केसेस है, बहुत ही फेमस केसेस हैं और इनको याद रखना पड़ता है। तो पहला केस शंकरी प्रसाद का था, 1951 में गया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें ये डिसीजन दिया था कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू। सेकंड केस 1965 में सज्जन कुमार के थ्रू लेके गए थे ये, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हाँ अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो याद रखना, सज्जन कुमार और शंकरी प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट को अलाउ किया था। बट इन 1967 में गोलकनाथ जी जब केस को फाइल लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो गोलकनाथ में मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आगे 1973 में केशवानंद भारती का केस, जो कि बहुत फेमस केस है, 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन अपने डिसीजन को चेंज कर दिया और बोला कि फंडामेंटल राइट में चेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ऐड कर दी कि फंडामेंटल राइट में चेंज तो किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, बट बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन किया। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जो डिसीजंस हैं उनके थ्रू ये पता चलता है कि जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र एक बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है इसको, है ना। रिपब्लिक एक बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है ना। इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर। तो मतलब वेरियस डिसीजन से ये रिप्रेजेंट होता है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। ये 4 केसेस हमने पढ़े हैं अभी, सज्जन कुमार, शंकरी प्रसाद, सज्जन कुमार, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इसके बारे में हमें याद रखना होता है, और कौन सी ईयर में ये केस हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है कि काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इन प्रेजेंट हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो 6 प्रकार के हैं। पहला फंडामेंटल राइट है
द राइट ऑफ इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, मतलब आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, मतलब 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि 15 आर्टिकल क्या है और वो क्या बात करता है, 16 क्या है, 17 क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, आप चिंता ना करें। बस अभी यहाँ इतना याद रखना है कि कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं, और कौन कौन से उनके नाम याद रखने हैं, और वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में वेरी करते हैं। तो पहला फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू इक्वालिटी, और वो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में वेरी करता है। सेकेंड आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में, 19 से 22, मतलब 19, 20, 21 और 22, ये 4 आर्टिकल हैं जो फ्रीडम की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम। अब 19 क्या है, 20 क्या है, 21 क्या है, 22 क्या है और 21A क्या है, ये भी हम समझेंगे वन बाय वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट। थर्ड जो फंडामेंटल राइट है वो आपका है राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट की बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल 25 से 28 जो कि फंडामेंटल 4 है, आपका फंडामेंटल राइट 4 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में बताता है। और लास्ट आर्टिकल जो आपका फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से लेकर 35 के बीच में वेरी करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी 2 पॉइंट और भी हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ 26 नवंबर 1949 में, तो उस समय से जो फंडामेंटल राइट थे वो 7 थे, बट 1978 में एक 44 अमेंडमेंट हुआ, जिससे जो हमारा 6 नंबर का पहले हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, उस फंडामेंटल राइट को यहाँ से हटा दिया गया, मतलब फंडामेंटल राइट में चेंजेस कर दिए गए 1978 में। और इस राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया और इसको ऐड कर दिया गया 300A आर्टिकल में। तो ये बहुत पूछा जाता है। सेकंड बात करते हैं कि जो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, 2002 में 86वां संशोधन हुआ, जिसके द्वारा राइट टू एजुकेशन को ऐड कर दिया गया अनुच्छेद 21A में। तो राइट टू एजुकेशन को हमारे संविधान में कब ऐड किया गया था? 2002 में। और कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन था। किस आर्टिकल में ऐड किया गया था? 21A में ऐड किया गया था। तो ये हमारी बेसिक बातें हो गई अबाउट द राइट्स एंड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे कि अनुच्छेद 12 होता क्या है, अनुच्छेद 13 क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही 14, 15, 16, 17 इनसे रिलेटेड सारी बातों को हम डिस्क्लोज करेंगे और आगे की क्लासेस में ये फंडामेंटल राइट जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। फिर आगे हम मौलिक कर्तव्य, इसी टाइप से हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन पे मूव करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।